बढ़िया, गुड मॉर्निंग यार। सो आज का जो वीडियो है हमारा वो होने वाला है द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो द रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कहने के लिए अगर मैं क्लास 10th की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, क्लास 12th की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, या फिर जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, IAS हो गया, UPSC और UPSC हो गया, ठीक है। सो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो बेसिकली सबको माइंड में रख के, दिमाग में रख के ही सबके लिए एक यूनिवर्सल टाइप का वीडियो बनाने की कोशिश है। सो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। सो पिछला वाला जो वीडियो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर मैंने बनाया था, तो बैकग्राउंड मैंने ब्लैक रखा था। सो बताओ कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एक पेन या फिर नोटबुक या फिर पेंसिल नोटबुक कुछ भी लो। मैं जो ये वीडियो मैं बोर्ड पे नहीं लाने वाला हूँ। सो एक फेस टू फेस जो है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा कि क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ पढ़ना नहीं है, सब कुछ जो है मैं डिस्कस करूंगा। सारे यूट्यूब वीडियोस देख के, बुक्स पढ़ के एक नोट्स बनाया है मैंने, डायरी में लिखा है। सो वही मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो प्लीज़ थोड़ा एफर्ट आपको भी लगाना पड़ेगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एक जो है नोट करते जाओ जो मैं मैं बताते जा रहा हूँ। सो सी एट फर्स्ट हम जब स्टार्ट करेंगे, सो एट फर्स्ट वी हैव टू नो कि ये वार का थोड़ा वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम बैकग्राउंड में चलते हैं, ठीक है ना। सो ये जो वार है बेसिकली मैं यहाँ पे लैपटॉप से आपको दिखा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लाइक डॉक्यूमेंट बनाया, सब कुछ बना के मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट्स सब कुछ करके, कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना नहीं है, कौन सा क्वेश्चन आता है, ये वो। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। सो सी, अगर वीडियो बहुत जल्दी है तो यार स्किप कर लेना, पर थोड़ा स्किप करके देखना, पर प्लीज वीडियो को आखिर तक देखना, वॉच टिल द एंड, ओके। सो सी द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। सो इसके कॉजेज डिस्कस करने से पहले लेट अस डिस्कस कि थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे, सो बेसिकली बाय 1856 जो है ब्रिटिशर्स ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अभी तक ये आपको दिमाग में रखना है कि अभी तक जो है कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। वो अभी तक क्वीन एलिजाबेथ के क्वीन एलिजाबेथ नहीं है, वेरी सॉरी, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, जो कि उस समय ब्रिटेन की रानी थी। सो क्वीन विक्टोरिया के पास अभी भी इंग्लिश या फिर ब्रिटिश क्राउन के पास अभी भी जो है सत्ता नहीं पहुंची है। अभी भी कंट्रोल जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। अब थोड़ा सा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके मैं बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा हेल्प होगा। तो ये है क्या, बेसिकली ये एक ब्रिटिश स्टॉक एक्सचेंज कंपनी थी, जो कि पहले एक प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी। मर्चेंट के जो गिल्ड्स है, मर्चेंट का जो ग्रुप है, उन्होंने मिलकर बनाया था। इसे जो है फंडिंग्स वो इंग्लैंड से मिलती थी, और जो बहुत सारे मर्चेंट्स है वो फंडिंग मिलती थी। तो बाद में ये इन्हें रॉयल फंडिंग्स मिली, ठीक है। सो इनिशियली और इस कंपनी को एक ऑर्डर जो कि किंग ने दिया था तब के जब रूलर थे जेम्स फर्स्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सो उन्होंने जो ऑर्डर दिया था उसके तहत ये कंपनी अपने प्राइवेट सोल्जर्स रख सकती थी, अपना जुडिशियल कोर्ट रख सकती थी, जुडिशियल सिस्टम रख सकती थी, और जो है सब कुछ कंट्रोल कर सकती थी, ठीक है। सो वार ऑफ 1857, ठीक है, हर कोई बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सी, जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया था और जो कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज अकम्पनीड बाय द रिसेंटमेंट अमंग द इंडियंस। जो ब्रिटिश का जो इंडिया पे जो राज था वो तब तक शुरू हो चुका था। अब वो इसको बहुत ज्यादा परमानेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज्यादा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे। ये जो रूल है ये शुरू हो चुका था, तो बहुत ज्यादा रूल को परमानेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे थे कि स्लोली अगर हम देखें, सो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उनको व्यापार करना था, ठीक है। सो उनको क्या चाहिए था कि टैक्स फ्री बिजनेस, ठीक है ना। मैक्सिमम एरिया अगर वो इंडिया का अपने अंडर ला सके तो वो जो स्पाइसेस है, जो गोल्ड है, सब कुछ ट्रेड कर पाएंगे विदाउट गिविंग एनी टैक्स, राइट, विदाउट गिविंग एनी टैक्स। सो इसके लिए उन्होंने कुछ पॉलिसीज अप्लाई की, ठीक है। सो सी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वार को क्यों फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। सो इस वार को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक टाइम था जब सारे रूलर्स, जब डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, बहुत सारे कास्ट के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग राज्य, अलग अलग राजा, अलग अलग रूलर्स जो है सब एक साथ आके एक कॉमन एनिमी जो कि है ब्रिटिश, उनके अगेंस्ट इन्होंने फाइटिंग स्टार्ट करी। सो द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्या कारण थे कि ये जो वार है वो शुरू हुआ। सो बेसिकली
कॉजेज हम पॉलिटिकल कॉजेज देखेंगे, विल सी द इकोनॉमिक कॉजेज एंड विल सी द सोशियो रिलीजियस कॉजेज, इमीडिएट कॉज मतलब इनफील्ड राइफल हो गया, अदर कॉजेज। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जो पॉलिटिकल कॉज से। देखो पॉलिटिकल कॉज एक आपको मैंने बताया था कि पहले ही जो वीडियो स्टार्ट करने के टाइम जो है आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। है ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। अगर आप बहुत सारा कॉमन सेंस अप्लाई करते हो तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है आसान हो जाएगी। पॉलिटिकल कॉज मतलब समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मतलब जो है राजनीतिक कारण, ठीक है। तो उस समय के जो राजनेता थे कौन थे? राजा थे। तो राजनीतिक कारण, तो उस समय के जो राजा थे सो उनको लेके ही कुछ कॉज। तो पहला कॉज है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, मतलब हमारा जो ये एम्पायर है इंडिया में ये हमें बढ़ाना है। अभी कैसे हम एक्सपेंड करेंगे? पहला है आउटराइट वॉर्स, मतलब युद्ध करके, डायरेक्ट वॉरफेयर। ब्रिटिश का ये 3 पॉलिसी था, मतलब बेसिकली 4 था। एक था कि डायरेक्ट हम आपसे युद्ध कर लेंगे, वॉर छेड़ देंगे, जंग छेड़ देंगे, ठीक है। दूसरा था कि सब्सिडरी अलायंस, हम आपसे दोस्ती बना लेंगे और आपको कहेंगे कि भैया आप ना हमारे जो सोल्जर्स है वो आप उन सोल्जर्स के पैसे दे दो, हमारे सोल्जर्स आपके पास रह लेंगे, आप और कोई यूरोपियन जो देश है, यूरोपियन जो कंट्री है उनके साथ जो है कोई भी अलायंस साइन नहीं करोगे और इसके बदले में हम आपको ये गारंटी देते हैं कि हम आपका पूरा प्रोटेक्शन करेंगे। सो ये कुछ चीज़ें थी, ठीक है। इसके बदले में हम जो आपको गारंटी देते हैं कि हम आपका पूरा प्रोटेक्शन करेंगे। डन। सो एक और था क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये चालू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली ने, जब वो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे तब के, और वो ईस्ट इंडिया मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका जो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी प्रेसिडेंट उस समय वही थे, मतलब हेड जो है, ठीक है। सो बेसिकली इन्होंने क्या किया था, एक पॉलिसी लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो पॉलिटिकल कॉजेज में हमें देखना पड़ेगा एक पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में 3 पॉलिसी आते हैं, प्लीज नोट कर लीजिए पॉलिसीज को। पहला है वार, युद्ध, डायरेक्ट हम आपसे जंग छेड़ देंगे, ठीक है। दूसरा है सब्सिडरी अलायंस, हम आपसे दोस्ती बनाएंगे, आप हमारे जो है ट्रूप्स, हमारे जो ब्रिटिश सोल्जर्स को अपने राज्य में रखेंगे, उनको पेमेंट देंगे और इसके बदले में हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। और 3 जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहता है कि अगर कोई राजा जिसका कोई नेचुरल मेल एयर नहीं है, मतलब कोई नेचुरल मेल आपका जो है मैं क्या कहूँ सक्सेसर है नहीं, ठीक है। सो वो जो किंगडम है वो ब्रिटिश के तहत, मतलब ब्रिटिश के अंडर वो चला जाएगा। और ऐसे जो है सातारा, झांसी, बहुत सारे राज्य हैं जो ऐसे करके ब्रिटिश ने जीते। सो सब्सिडरी अलायंस, अगर मैं देखो आउटराइट वॉर्स, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं। कुछ एग्जांपल दे सकते हो, बैटल ऑफ बक्सार है, बैटल ऑफ प्लासी है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ मतलब जो है एक्सप्लेन करने का है नहीं, क्योंकि वॉर्स में क्या है, जंग छेड़ लो, जीत गए, हार गए, है ना। सब्सिडरी अलायंस, देखो सब्सिडरी अलायंस चालू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, और इस अलायंस को चालू करने का जो उनका मकसद यही था कि हमें जो है लेस कॉस्ट में, कम पैसों में जीतना है। कैसे? आप एक मतलब ये बहुत ज्यादा, अब ये चाल जो है ब्रिटिश की बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी। क्यों इफेक्टिव थी? जब थोड़ा समझो, वो आपको आपके घर पे सपोज वो मतलब आपके राज्य में वो अपने सैनिक रखेंगे, वो अपने स्पाइस रखेंगे, वो अपने सब कुछ मतलब एम्बेसडर्स रखेंगे और उनके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे करके क्या हुआ, हमारे जो इंडियन जो राजाएं थे वो बहुत ज्यादा लेजी हो गए। उन्होंने मतलब आर्मी अपना मतलब पूरा देखना ही छोड़ दिया, कोई स्टेप लेना देखना ही छोड़ दिया। और ये एक तरह का पॉलिसी है जो कि डिवाइड एंड रूल में भी आता है। देखो 3 सपोज राज्य हैं, तीनों राज्यों में, तीनों स्टेट्स में, तीनों किंगडम्स में उन्होंने अपने जो है ये एम्बेसडर्स भेज दिए, उन्होंने जो है अपना ये वाला सब्सिडरी अलायंस करा लिया। तो इससे क्या होगा, तीनों राज्य को पे करना पड़ रहा है उनके ब्रिटिश ट्रूप्स के लिए। और ब्रिटिश क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको मतलब प्रोटेक्शन देंगे। किससे प्रोटेक्शन दोगे यार? सबको ही तो तुमने मतलब सब्सिडरी अलायंस में ले लिया है ना, तो किससे प्रोटेक्शन दोगे, ठीक है। और इससे क्या हुआ, जो हमारे इंडियन जो राजाएं थे उन्होंने जो है अपना डिपेंडेंस, मतलब जो इंडिपेंडेंट थे पहले, अपने सोल्जर्स खुद रखते थे, सब कुछ करते थे, ये वो एक इंडिपेंडेंस उन्होंने खो डाला। ये एक मतलब जो इंडिपेंडेंस है इंडियन राजाओं के पास से चला गया, तो इंडिपेंडेंस उन्होंने पूरा खो डाला, ठीक है। सो इससे क्या हुआ कि जो मतलब जो और भी आप यूरोपियन नेशंस हैं उनके साथ कुछ ट्रेड नहीं कर सकते, उनके साथ कुछ आप मतलब आपका आर्मी उनका नहीं रख सकते, उनके एम्बेसडर्स नहीं रख सकते। तो एक तरह का मतलब आप कन्फाइंड हो गए ना ब्रिटिश तक ही। दूसरा मतलब जो तीसरा है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने आपको समझाया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है पॉलिटिकल कॉज में आती है, वो है ऑन द प्रीटेक्स ऑफ एलिजेड मिसरूल। मतलब
ये आप यार अच्छे से ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करे यार, आप ये अच्छे से ये रूल नहीं करे। तो ये जो है ब्रिटिश ने, लॉर्ड डेलहाउसी ने ये वाला जो है ये चालू किया था। सो हाँ, एक और बात, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चालू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, बट इसको मैक्सिमम जगह पे अप्लाई किया था लॉर्ड डेलहाउसी ने। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है, पर नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली थे जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चालू किया था। और बेसिकली अगर मैं ये 4 नंबर पॉइंट की बात करूं कि द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिजेड मिसरूल, इसका मतलब क्या है यार, थोड़ा डीप में जाएं अगर तो देखें तो मतलब ये अवध के जो नवाब है उनके लिए ये मतलब ये किया गया था। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश गए अवध के नवाब के पास, उन्होंने कहा यार आप ठीक से रूल नहीं कर रहे हो यार। मतलब अवध उस समय बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल पॉइंट था, और अगर सपोज नवाब होंगे तो नवाब को ट्रेड करने के लिए ब्रिटिशर्स को टैक्स देना पड़ेगा ना नवाब को। सो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जब और ये तीनों ही कंडीशंस जो है नवाब के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे थे। उनके पास एक बढ़िया सोल्जर आर्मी थी, तो जंग नहीं छेड़ सकते, सब्सिडारी अलायंस वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होगी नहीं। तो तीनों जब फेल हो गई तो नवाब के अगेंस्ट, अवध नवाब के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, प्रीटेक्स्ट मतलब ये प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिजेड मिसरूल ये लगाया। सो उन्होंने मतलब लॉर्ड डेलहाउसी गए नवाब के लिए, उन्होंने कहा द गुड ऑफ द गवर्न, मतलब जो आपके जो सब्जेक्ट्स है, जो आपकी प्रजा है वो खुश है नहीं आपसे, आप अच्छी तरह से जो है रूल कर पा रहे नहीं हो, ठीक है, आप मतलब जो अच्छी तरह से जो है रूल नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए जो है हम आपके मतलब किंगडम को ले लेते हैं। और ये बिल्कुल एक झूठा जो है दावी था ब्रिटिशर्स का, पर इसी झूठ के मतलब दम पे, इसी झूठ के बलबूते पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अवध को अपने टेरिटरीज में जो है उन्होंने शामिल कर लिया था। सो फिर एक और कारण आता है डिसरेस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे, उनको पेंशनियर मतलब पेंशन दे दिया था, और उनको कहा कि रेड फोर्ट को मतलब रेड फोर्ट जो है वो अभी छोड़ना पड़ेगा, वो अभी अपने जो है पैलेस की तरह रेड फोर्ट को और यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो बेसिकली द ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहिब एंड रानी लक्ष्मी बाई। सो ठीक है, सो नाना साहिब को क्या हुआ, नाना साहिब जो थे वो बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे, ठीक है, उनका कोई नेचुरल जो है पुत्र नहीं था, नेचुरल कोई सन नहीं था, तो ये उनके अडॉप्टेड सन थे, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ऐसे जो है सातारा को ले लिया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर जो है झांसी को ले लिया गया। तो रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, उन्होंने बहुत करेज से, बहुत मतलब मन लगा के फाइट किया ब्रिटिश को, पर फिर भी वो रोक नहीं पाई, और झांसी सातारा ये दोनों ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर चले आए। किनके पास, ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है। ये जो एब्सेंटी ऑफ सोवर्निटी ऑफ द ब्रिटिश, ये वाला उतना ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाला, हमारा जो कॉज है भैया वो है मतलब जो सोशियो रिलीजियस कॉज, मतलब जो रिलीजियन और जो सोसाइटी को लेकर जो कॉजेज है। देखो ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करें तो यूरोप में जो डार्क एज खत्म हुआ, ठीक है, डार्क एज खत्म होने के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में चालू हुआ, तो उनका जो परसेंटेज ऑफ एजुकेशन टिल देन, तब तक 1850 के पहले तक ज्यादा था, ठीक है ना, ज्यादा था। वो कभी मतलब बहुत ज्यादा साइंटिफिकली तब तक इंग्लैंड या फिर जो है यूरोपियन नेशन जो है डेवलप कर चुके थे, साइंस बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था, टेलीग्राफ उन्होंने डेवलप कर लिया था, रेलवे उन्होंने डेवलप कर लिया था। तो ये सारी चीजें जब वो इंडिया में आके जो ब्रिटिश ने जो मतलब इम्प्लीमेंट किया, मतलब रेलवे, टेलीग्राफ, ये सब कुछ जब इंडिया में आके ब्रिटिश ने खोला, चालू किया, तो क्या हुआ, इससे बेसिकली इंटरफेरेंस विद द सोशल कस्टम। जो हमारे ऑर्थोडॉक्स जो इंडियंस थे उनको ये पसंद नहीं आया, ये चीज उन्हें लगा कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं यार, ये लोग इंटरफेयर कर रहे हैं यार, ये लोग हमारे सोशल रिलीजियस कस्टम्स के बीच में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ठीक है। उनको लगा कि ये जो टेलीग्राफ के पोल्स थे वहां पे जो है फांसी से लटकाया जाएगा सबको, ठीक है, जो कि टैक्स नहीं देंगे ब्रिटिशर्स को। उन्हें लगा कि ये जो रेलवेज है ये ब्रिटिश अपने लिए यूज करेंगे, और इंडियंस को लगा कि ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है कि उनको मतलब उनको चढ़ने नहीं दिया जाएगा रेलवेज के ऊपर। सो जब कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो कि ब्रिटिश ने चालू किए, सो ये उनको लगा कि ये क्रिश्चियनाइजेशन का तरफ एक मतलब है, जो एक और चीज आप देख सकते, ठीक है, सो क्रिश्चियनाइजेशन की तरफ है, ये उनके रिलीजियन को हर्ट कर रहा है। जो सती जो 1829 में लॉर्ड बेंटिंग और जो राजा राममोहन रॉय ने बैन किया, तो इससे बहुत ज्यादा हिंदू जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू से वो हर्ट हो गए कि सती बैन नहीं होना चाहिए था, ये हमारा रिलीजन का एक पार्ट है। सो इस तरीके से जो है सोशियो रिलीजियस जो है कॉजेज बने, सोसाइटी के कारण जो कि कॉजेज बने। आपको जस्ट ये दिमाग में रखना है कि सोसाइटी के कारण कौन से कॉजेज बने, मतलब रिलीजन के कारण कौन से कॉजेज बने। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस मतलब कोई भी अगर आप सेंस लगा, तो एक सती पॉइंट वो 1829 का पॉइंट आपको मिल जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारे जो टैक्सेशन ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस है, क्रिश्चियन मिशनरी स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश है, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरी एक पॉइंट हो गया, सपोज क्रिश्चियन मिशनरी रह जाएगा दिमाग में। दूसरा पॉइंट आपका आ गया कि वो 1829 वाला सती का पॉइंट, ठीक है ना।
फिर आगे आपका जो ये मॉडर्न इन्वेंशन आ गया, टेलीग्राफ पोल की। जो साधारण लोग थे हमारे, जो कॉमन मैन थे, वो उतने ज़्यादा एजुकेटेड थे नहीं तब तक, सो उनको पता नहीं था कि ये यार टेलीग्राफ का पोल है। उनको लगा कि यार जो है मतलब फांसी दिया जाएगा, ठीक है ना। सो ऐसे 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। सो इकोनॉमिक कॉजेज, इकोनॉमी का मतलब क्या है यार ना, इकोनॉमिक मतलब द मनी रिलेटेड कॉज। इकोनॉमी का मतलब है द स्कीम ऑफ फ्लो ऑफ मनी, ठीक है। ये आप कह सकते हैं इकोनॉमी का डेफिनेशन है। किसी और दिन मैं एक इकोनॉमी के ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। किसी और दिन मैं एक जो ये सब्सिडरी अलायंस के ऊपर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। डिटेल में हम जो इसके बारे में बात करेंगे। पेशवाज के ऊपर, एंग्लो मराठा वार, एंग्लो सिख वार, सबके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो अभी तक के लिए हम यहीं पे फोकस करें। और प्लीज चैनल को एक और बार बता रहा हूं यार, प्लीज कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। सो चलिए, सो जो इकोनॉमिक कॉजेज है वहां पे अगर हम देखें तो थोड़ा मैं बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करूंगा। सो देखिए, पहले जो था हमारे इंडिया में क्या था, जमींदार थे, राजाएं थे, तो उनके पास जो है मतलब जो आर्टिशियंस, जो इंडिजिनियस मतलब लोकल, साधारण जो लोकल हमारे जो आर्टिशियंस है, जो चित्रकार है, वो जो काम कर रहे थे उनके पास। सो क्या हुआ, जब ब्रिटिश आ गए, उनके किंगडम को जीत लिया, तो उन्होंने क्या किया कि हमें इस आर्टिशियंस को नहीं चाहिए। ये आर्टिशियंस मतलब हैंडक्राफ्ट हो गया, मतलब जो इंडियन सिल्क या फिर जो इंडियन कॉटन क्लोथ्स हो गया, या फिर इंडियन जो छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज थे, इंडिया के जो छोटे छोटे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थे, वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। कॉटेज, क्योंकि जो है कॉटन जो ब्रिटिशर्स है फ्री में आके ले जा रहे थे इंग्लैंड, ब्रिटेन, वहाँ पे जो है वो मशीन मेड क्लॉथ बना रहे थे और वो ला रहे थे बैक उसको इंडिया में। सो ये क्या हुआ कि एक तो मतलब पूरा का पूरा ये कॉटेज इंडस्ट्री, ये कॉटन वाला इंडस्ट्री स्पेशली डिस्ट्रॉय हो गया। सो एक आपका जो डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री, इसके पॉइंट अंडर आप लिख सकते हो कि जो कॉटन वाला इंडस्ट्री है ये डिस्ट्रॉय हो गया। आर्टिशियंस जो कि चित्रकार थे, या फिर जो कि सपोज कोई भी छोटा मोटा हैंडीक्राफ्ट का जो काम बनाते थे, सॉरी हैंडीक्राफ्ट नहीं, हैंडक्राफ्ट, ओके, वेरी वेरी सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। सो सी, जो हैंडक्राफ्ट का जो मतलब ये जो काम करते थे, इनका जो है नौकरी छूट गया, ठीक है। जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने जमींदार लाए, और वो अपने जो जमींदार लाए थे उनका एक ही काज था, भाई हमें पैसा 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 चाहिए, ठीक है। एक ही जो काम काज जो है एक ही था कि हमें पैसा 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 चाहिए। तो आप जैसे भी हो जो है लोगों से पैसा लाके हमें दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वो ये सब में इंटरेस्टेड थे नहीं। सो बेसिकली, और एक क्या हुआ, जो इंडियन मार्केट है वो कैप्चर हो गया। इंडियन मार्केट कैसे कैप्चर हो गया, अगर हम डिटेल में जाए, अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट ऐसे कैप्चर हुआ कि जो ब्रिटिश जो क्लोथ्स थे ना, समझिए जिनिस, मतलब ये जो चीज़ है इसको जो थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो ब्रिटिश जो क्लोथ्स थे, मतलब जो ब्रिटिश का जो क्लोथ्स था, जो कि वो कपड़े लाते थे इंग्लैंड से, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव थे, मतलब बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट में थे, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था इंग्लैंड में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में शुरू होने के कारण जो भी कपड़े यहाँ पे आते थे, उनका जो कॉस्ट था वो बहुत कम था एज कम्पेयर टू इंडियन क्लॉथ्स, क्योंकि इंडियंस तब भी वो हैंड वोवन क्लॉथ्स ही बनाते थे, ठीक है। जो हैंड के मतलब जो हाथ से सिला हुआ जो कपड़ा, वही लोग इंडियंस तब भी बना रहे थे। सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उनका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा कम कर दिया, इसीलिए जो इंडियन जो मार्केट है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। सो इस सेशन को अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूँ, इकोनॉमिक कॉजेस को, एक आता है कि आर्टिशियंस का जॉब छूट गया, जो हैंडक्राफ्ट्स बनाते थे उनका जॉब छूट गया। जो जमींदार थे, ब्रिटिशर्स मतलब जो ब्रिटिश ने जो जमींदार लगाए थे, वो खाली पैसा 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 करते थे, क्योंकि वो मतलब उनको ऐसा डायरेक्शन दिया जाता था, और वो जो जमींदार थे बेसिकली वो मर्चेंट्स थे, ठीक है। और एक और पॉइंट, चौथा पॉइंट यहाँ पे ये बनता है दोस्तों कि जो हमारा इंडियन मार्केट था डिस्ट्रॉय हो गया। जो कॉटन था वो फ्री में ब्रिटेन ले जा रहे थे, और उनका जो क्लॉथ्स था वहाँ पे मतलब हमारा कॉटन फ्री में वो ब्रिटेन या फिर बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट में ब्रिटेन ले जाते थे, ठीक है। वहाँ पे क्लोथ बना के यहाँ पे आके बेचते थे। तो बेसिकली ये हो गया। सो इसके बाद वाले अगर हम जाएं कॉजेज में, ठीक है, सो इमीडिएट कॉज आता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट कॉज क्या था, यहाँ पे जो ग्रीस्ड कार्टिजेस थे, या फिर आपको कह सकते हैं जो चर्बी वाले जो कार्टिजेस थे, ठीक है ना, वो मतलब एक हिंदुओं के लिए और मुस्लिम के लिए भी बहुत ज्यादा मतलब एक इफेक्टिव पॉइंट बना, क्योंकि दोस्तों इसने हिंदुओं को और मुस्लिमों को जो है बहुत ज्यादा यूनाइट किया। क्योंकि जो ऐसा मतलब कहा जाता था कि जो ग्रीस्ड कार्टिजेस है वो वहाँ पे काउ फैट या फिर और पिग फैट यूज किया जाता है। अब ये दोनों ही मतलब हिंदूज के लिए काउ इज सैक्रेड और फॉर मुस्लिम्स द पिग इज लाइक अ टैबू। सो इसीलिए जो है क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जो है आम जनता थी, बहुत ज्यादा जो है सेपॉइज थे, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए इस बात को लेके, क्योंकि वो जो कार्टिजेस थे वो मुंह से मतलब उनको लगा के जो है तोड़ना पड़ता था। सो इस पॉइंट को लेके बहुत ज्यादा
वो गुस्सा हो गए और एक रिवोल्ट जो है हुआ, जिसमें आपको पता है कि मंगल पांडे जो थे इन्वॉल्व रहे थे, ठीक है। सो बेसिकली इमीडिएट कॉज करके आप लिख सकते हो, उसके अंदर लिख सकते हो कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल, जो राइफल थी उसका नाम था इनफील्ड राइफल। सो इनफील्ड राइफल के जो कार्टिजेस थे उनको वो ग्रीस्ड कार्टिजेस थे और उनको मुंह से मतलब तोड़ना पड़ता था। और ये जो मैंने किया मतलब बताया कि वो कैसे ग्रीस थे, उनको मतलब काउ फैट और पिग फैट से ग्रीस किया जाता था। इसीलिए बोथ द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दोनों ही सेक्शंस मुस्लिम्स एंड हिंदूज खुश नहीं थे, ठीक है। सो ये हो गए आपके कॉजेज। सो मैंने हर एक कॉज को बहुत मतलब एलेबोरेटली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थोड़ा अगर आपको मतलब मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन फास्ट लगे तो प्लीज़ थोड़ा आप 0.75x करके देख सकते हो वीडियो को। थोड़ा अगर स्लो लगे तो आप अपने हिसाब से वीडियो को फास्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ एक हेडफोन जो है या फिर ईयरफोन जो है आप यूज़ करें। तो देखिए अब जो है हम जो डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो क्या हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉर, क्या हुआ। सो मैं आपको कुछ 5 या 6 मतलब कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगा। अगर आप इनको मतलब जो है याद रखेंगे सो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। सो जो मैंने पहले कहा था कि अगर आपको मतलब ये अच्छा लगे तो नोट करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सिक्वेंसेस, नोट करें। पहला, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया का जो कंट्रोल था वो अभी ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। दूसरा, नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स इंडिया में इंक्रीज कर दिए गए। तीसरा, ठीक है, जो एक आर्मी है, एक प्रॉपर एम्पायर, जो ब्रिटिश एम्पायर का जो फाउंडेशन है वो इंडिया में बन गया। चौथा जो है वो इंडिया का पूरा मतलब इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गया था, इंडियन सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो गया था, ब्रिटिश अपनी सुप्रीमेसी प्रूव कर चुके थे तब तक। और क्या हुआ कि जो इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी को मतलब जो ट्रांसलेटर्स चाहिए थे, जो कंपनी के जो सोल्जर्स थे उनके जो मतलब जो घर वाले थे या फिर लड़का लड़की जो भी थे, तो उनको जो है वो इस इंग्लिश मीडियम्स में ये वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन, कुछ रिलीजियस चेंजेस आए, कुछ रिलीजियस रिफॉर्म्स आए, जैसे कि द बैन ऑफ सती इन 1829। और दोस्तों अगर हम बात करें तो चेंजेस इन द आर्मी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स इंक्रीज कर दिए गए, ठीक है। और जो है आर्मी को और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर दिया गया। आर्मी को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर प्लेस कर दिया गया था। तो देखिए कॉन्सिक्वेंस में आता है पहला, एंड ऑफ कंपनीज रूल, ठीक है। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, मतलब जो ब्रिटिश क्राउन के अंदर जो अब आ रहा है। सो एंड ऑफ मुगल्स एंड पेशवा। सो बेसिकली मुगल्स और पेशवा को कैसे ब्रिटिश ने जो है जीता, इसको लेके हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। सो तब तक के लिए मतलब उसको अभी छोड़ते हैं और अभी इस पे फोकस करते हैं कि जो ब्रिटिश और जो पेशवास थे उनको उन्होंने हरा दिया था। तब तक कैसे जो है ब्रिटिश मतलब जो मुगल्स थे उनको ब्रिटिश ने ऐसे हराया कि बहादुर शाह जफर को उन्होंने यंगून भेज दिया, उनके जो बाकी जो सन्स थे उनको गोली मार दिया।